न जाने कितनी अनगिनत उनके पास बेड़ियां हैं हमारे झगड़ने के लिए। जो हम निकलते हैं बाहर तो हमें रोक दिया जाता है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि संभल के अंदर कितने हालात ख़राब हैं, कितने हाईवेज, स्टेट हाईवेज जितने भी हैं वो कितने गड्ढों में पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ जो हैं गड्ढों में गिर गई हैं, फांसने में लगी हुई है और जानबूझ के चाहती है कि हम लोग सरकार का विरोध ना कर सकें और विरोध सामने ना आ सके। जो आईना है सरकार का वो ना दिखा सकें हम उन्हें। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां विकास कार्य गिनाने में लगी हुई है। संभल विधानसभा सीट से नवाब इकबाल जो विधायक हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी चुनावी माहौल में कितनी तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सनराइज न्यूज़ में। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये, समाजवादी पार्टी 2022 को लेकर के कितनी तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी 2012 में सरकार जब बनी थी और 2017 तक जो हमने 5 साल के काम किए थे, 5 साल सरकार में रहने के बाद हमने चुनाव में उतरे थे और जनता को हमने अपने कामों के बारे में बताया था। लेकिन उस वक़्त जनता बीजेपी के और ख़ास तौर से उन लोगों की बातों में आ गई थी जिन लोगों ने देश को आज तोड़ने का काम किया है, देश को गुमराह किया है और देश को बांटने का काम किया है। हम 2017 से मुसलसल इस सरकार को देख रहे हैं और केंद्र सरकार के अंदर जितनी भी योजनाएं लाई गई, हर 6 महीने में उसको बदल दिया गया, चाहे वो मेक इन इंडिया के नाम पर हो, पढ़ो बेटियों के नाम से हो, या न जाने कितनी स्कीमें रोज़गार के लिए दिखाई गई। लेकिन आज धरातल पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। रोज़गार छीनता जा रहा है, नौजवान जो हैं नौकरियां मुस्तकिल खो रहे हैं, नई नौकरी दी नहीं जा रही हैं, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम लाखों नौकरियां साल में दिया करेंगे। तो आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, इंसान परेशान, कारोबारी परेशान। तो जब ऐसे हालात देश में हो जाएं कि जहां नौकरी न मिल पाए, रोज़गार न मिल सके और ख़ास तौर से विच्छेद की राजनीति होने लगे और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग वोट मांगकर अपना उल्लू सीधा करने लगे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम लोगों को, ख़ास तौर से नौजवानों को, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा और सरकार को दिखाना होगा कि आज परेशानी खाली रोज़गार के नाम पे नहीं है, आज गृह युद्ध की ओर हमें मोड़ा जा रहा है। तो अच्छा, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पूरे तरीके से तैयार है चुनावी माहौल में। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर वो उतने एक्टिव नहीं है जितना उनका होना चाहिए। तो क्या ये समाजवादी पार्टी की कमज़ोरी दिखा रहा है? देखिए, आपका सवाल अपनी जगह पे ठीक बनता है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी क्या सभी पार्टियां अब इलेक्शन के मूड में आती नज़र आएंगी आपको। लेकिन समाजवादी पार्टी ख़ास तौर से जो है पिछले 5 साल से देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर उस मुसलसल हर मुद्दे के ऊपर उसने अपनी बात रखी है, चाहे वो मुद्दा रोज़गार को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, NRC को लेकर हो, नोटबंदी को लेकर हो, न जाने ऐसी कितनी बातें थीं देश के अंदर जो विभाजन करने का काम किया था। आज आप देख रहे होंगे सरकार, जब भी हम लोग किसी भी मुद्दे को लेकर जो विपक्ष का हक है और संवैधानिक हक मिला हुआ है कि आपको कोई अगर सरकार की तरफ से परेशानी है, जनता किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो आपको जाकर अपने संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज करने का, एतराज़ करने का, उसका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर भी दसियों मुकदमे लगा दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, डीज़ल जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, खेती नहीं हो पा रही है। और डीज़ल महंगा होगा तो आप देख लेना, हर चीज़ खाने पीने से लेकर और पहनने ओढ़ने तक चीज़ महंगी हो जाएगी। हम उस तक का जब विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास कोविड के नाम की और कोविड से जैसे लेकर न जाने कितनी अनगिनत उनके पास बेड़ियां हैं हमारे झगड़ने के लिए। जो हम निकलते हैं बाहर तो हमें रोक दिया जाता है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, PSC लगा दी जाती है घर से बाहर हमारे, कि हम घर से बाहर ना निकल सकें, नज़रबंद कर दिया जाता है। और अगर निकलते हैं तो हमारे ऊपर बीमारी फैलाने के मुकदमे लगा दिए जाते हैं, 144 के दिन हम मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हम अपने आप को भी मुकदमों में मुलव्विस करें और हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो लोग अपना कारोबार हो चुके हैं और परेशान हैं, उनको भी हम उस परेशानी में डाल दें, तो ये बात भी बड़ी मुश्किल की है। जहाँ तक सवाल आपने किया कि राष्ट्र अध्यक्ष जी हमारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो निकलना चाहते हैं, लेकिन कानूनी दावपेच में सरकार मुस्तकिल हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को और जनता को फांसने में लगी हुई है और जानबूझ के चाहती है कि हम लोग सरकार का विरोध ना कर सकें और विरोध सामने ना आ सके।
जो आईना है सरकार का वो ना दिखा सके हम उन्हें, और देश के अंदर उन्होंने आज इस कदर भ्रम फैला दिया है कि उन्होंने देखा है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, और गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं कि आप चल के आ रहे होंगे संभल, दिल्ली से चल के आए होंगे, आपने देखा होगा कि संभल के अंदर कितने हालात ख़राब हैं, कितने हाईवेज, स्टेट हाईवेज जितने भी हैं वो कितने गड्ढों में पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ हैं गड्ढों में गिर गई हैं, गड्ढे सड़क में हैं या सड़क गड्ढों में है, इसमें कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो जब आप इस तरह के हालात हो जाएंगे और आप जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने में लगे होंगे, तो जनता बाहर भी ना निकले, मुकदमे झेले, और आप चाहेंगे ये कि जाना शांति व्यवस्था भी बनी रहे, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। पार्टी हमारे अध्यक्ष मुस्तकिल विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जितनी भी हमारे कानूनी प्रक्रिया है उनको रखते हुए और कोविड को पालन करते हुए हम लोगों ने मुसलसल लड़ाई लड़ी है जनता की, और हम मुसलसल इसी के लिए चुनाव में लगे हुए हैं। अब चुनाव आ जाएंगे तो चुनाव के अंदर भी आप देखना सारी बातें जो 5 साल की विरोध में रहा है उन सबको हम स्टेज पे जाके लोगों को बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो 2 साल गुजरे हैं कोविड को लेकर, उसमें और ख़ास तौर से इससे पहले एनआरसी के अंदर देश के साथ में बहुत बड़ा छलावा हुआ है। आजकल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो चुनावी माहौल के पूरी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और जगह जगह दौरा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल किस तरीके से बदल सकता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और बैरिस्टर भी हैं, एमपी भी हैं, और जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य के अंदर, चूँकि अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बदल सकूँ और वहाँ की स्थिति को बदल सकूँ, यहाँ की सरकार को बदल सकूँ। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिस प्रदेश से वो आते हैं मेरा उनसे कहना यही रहेगा कि लर्नेड आदमी हैं। आपने अभी जनादेश देख लिया है बंगाल का भी, और आपने जनादेश देख लिया है अभी बिहार का भी। इस जनादेश से अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, जनता की नफ्स आपने टटोल ली हो, जिनकी लोगों की मदद आप करना चाहते हैं, वो लोग भी क्या चाहते हैं ये सोच कर अगर आप फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी आपको मिली होंगी, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी नॉलेज है, उसमें आपको लोग और दानिशमंद समझते हुए आपका स्वागत करेंगे, ना कि आप दोबारा से यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर वही माहौल रखना चाहेंगे जिस माहौल से उत्तर प्रदेश आज गुजर रहा है। हम पिछले कई मरतबा, आपने बताया 6 मरतबा से हमारे वालिद मोहतरम यहाँ से विधायक हैं, और जनता का जनादेश है और जनता चाहती है कि विधायक रहें, तो हम विधायक बनते हैं, उनके काम करते हैं। ये पार्टी का डिसीजन होता है कि वो किसको टिकट देती है, लेकिन जो 5 साल मुसलसल खिदमत करेगा जनता की और जो वफ़ादार होगा, जनता के साथ रहेगा और पार्टी के साथ खड़ा होगा। हम पिछले 30 साल से मुसलसल पार्टी के साथ उसके सुख दुख में खड़े हुए हैं, तो हक़ तो हमारा बनता है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि हैं। चुनाव के लिए वो खुद आ जाएं, मेरे वालिद को उतार दें, मुझे उतार दें, या जिसे भी उतारेंगे समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। मतलब उम्मीदवारों की सूची में आपका नाम भी शामिल है कि आपको भी टिकट मिल सकता है? देखिए, सूची में शामिल होने का नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। अगर हमारे पार्टी नेतृत्व को युवा चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी और वो चाहेंगे कि हमारे वालिद मोहतरम अब बड़ी राजनीति को देखें, तो वो इस चीज़ को अपने विवेक के साथ में तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए मैं और मेरी पार्टी और मेरे साथी जितने भी हैं वो काम करेंगे पार्टी नेतृत्व को देखते हुए। सुहेल जी, आपसे एक आखिरी सवाल। अक्सर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के काम से खुश नहीं रहते। कौन सी ऐसी बड़ी नाकामी आपको दिखती है योगी सरकार की जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं? देखिए, नाराज़ होने वाला मैं कौन हूँ? मैं तो एक अदना सा एक कार्यकर्ता पार्टी का हूँ अपनी। लेकिन आज युवा बेहद नाराज़ है, बेहद निराश है, क्योंकि उसे रोज़गार नहीं मिल सका, और जब रोज़गार मांगा गया तो उनसे ये कह दिया गया कि आप पकौड़ा बेचकर अपना रोज़गार करें, और ये भी एक रोज़गार है। रोज़गार का मतलब अगर इस तरह का था तो हमारी डिग्री जो हमने पढ़ाई करी है, हमारे माँ बाप ने हमारी गाड़ी कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई, अपना पेट काट कर हमारे ऊपर लगाई थी, तो ये पहले ही कह दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेडी लगाकर
ठेला लगाकर, मोची की दुकान कर या ऐसा कोई भी छोटा मोटा तरबूज बेचकर आप अपना पेट पाल सकते हैं और देश के अंदर आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है और आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है जो हमारे लाखों रुपए जो हमारे माँ बाप ने हम पे खर्च किए थे और अपना पेट काटा था, अपनी बीमारी को बीमारी ना देखकर वो चला गया बाप हमारा, भाई हमारा, और उसने पढ़ाया हमें, तो कम से कम वो क्षति हमें नहीं हो पाती। आज हमने खुद, आप देख रहे होंगे ये इतनी बड़ी बुलेटिन इसके अंदर है, वहाँ पर हमेशा आती है, इसके अंदर न जाने कितने उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पर हमने खुद ठेले लगाकर हमने देश को पकौड़े बेचे और हमने दिखाया कि आज हम पकौड़ा बेचकर भी हमें लागत नहीं मिल सकी। हमने पूरा दिन पकौड़े बेचे और हमने बेचने के बाद जब बेच दिए, जो हम पे रकम उसकी इकट्ठा हुई, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि जिस रेट का हमने आलू ख़रीदा, जिस रेट का हमने बेसन ख़रीदा, जिस रेट का हमने वो किराया रेडी पे हमने किराए पे लिया, हमने रात को जब औसत लगाया तो उसमें हमें 50-60 रुपये का नुकसान हो गया था, हमें उसका औसत नहीं आ सका था। तो आज रेडी लगाना भी आसान नहीं है, क्योंकि किसानों की फसल महंगी हो चुकी है। किसान जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है, डीजल इतना महंगा हो चुका है कि उसकी फसल इतनी महंगी फसल बो नहीं पा रहा है, वो उसकी रेट से नहीं मिल पा रहा है। जो बाज़ार की चीज़ हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति खरीद रहे हैं, वो तो महंगी हो गई हैं, लेकिन जो फसल है वो सस्ती पड़ी है। किसान क्या करे, वहाँ मंडी में जाता है तो उसे उसकी लागत नहीं मिल पाती है, वहाँ उसका दाम नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ उसकी अनशट है ना, उसके दाम मिल रहे हैं, उल्टे सीधे दाम मिल रहे हैं। आज किसी भी सेक्टर में आप देख रहे हैं कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं। पुलिस जो है वो गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। चंबल में डाकू और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पुलिस दोनों समान हो चुके हैं। पिटने के बाद अगर आप वहाँ जाकर शिकायत करेंगे तो आपको बिठा लिया जाएगा और आपसे पैसे मांगे जाएंगे, कार्रवाई करने के अलग पैसे देंगे और वहाँ से निकलने के अलग पैसे देंगे आप। और ये उदाहरण हमारे संभल के अंदर जीता जागता है। अभी 2 दिन पहले आप आते तो आपको दिखाता कि किस तरीके से पुलिस ने लोगों को लूटा है, किस तरीके से लोगों ने जाना वहाँ पर वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए पैसे देकर वहाँ निकले हैं। दलाल वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो सौदा करते हैं कि 25,000 दोगे तो तुम्हें निकाल देंगे, 50,000 दोगे तो तुम्हारा मुकदमा लग जाएगा और 1 लाख रुपये दोगे तो उसके ऊपर उसके घर के अंदर हम जो है उसको 3 साल बनवा देंगे। और अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं वो लोग छोटी छोटी जो है ना दफ़ाओं को 307 में बदलते हैं, 308 में बदलते हैं। एक्सरों को जो है ना वो दिखाते हैं फ्रैक्चर और उनको 308 में बदल कर उनको जेल में डालने का काम करवाते हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता सुहेल इकबाल जी, जिन्होंने बताया समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, साथ ही ये बताया कि बीजेपी किन मुद्दों पर बैकफुट पर है। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरामैन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।